जय हिंद और नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्रों व दर्शकों। ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर समसामयिक मुद्दों के ऊपर आधारित एक विशेष कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में मैं ध्रुव जानी आप सबका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही वास्तविक मुद्दा है। असल रूप से आज यह समस्या है जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, जो लैंड डिग्रेडेशन है ओवरऑल, और उनमें से जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है उसकी जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है। आगे चलकर क्लाइमेट चेंज के लिए, भूमंडलीय उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही बड़े कंट्रीब्यूटर के रूप में हमारे सामने आ रही है। लैंड डिग्रेडेशन की बात करें या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात करें तो मानव इतिहास से ही यह जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है, मगर आज जिस बिंदु के ऊपर हम खड़े हैं ये दरअसल थ्रेशोल्ड है। आज का बिंदु थ्रेशोल्ड है, यह एक सैचुरेशन पॉइंट है। यहाँ से अगर आगे हमने हमारे जो वन संसाधन है, अगर हमने उनको नुकसान किया या उनको खत्म किया तो आगे चलकर वही हमारी जो डीड है या वही हमारा जो कर्म है वो आगे चलकर हमें खत्म कर देगा। आज का टाइटल अगर बात करें तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ए ट्रू चैलेंज, यानी कि एक वास्तविक समस्या है जिसको हमें एड्रेस करना होगा, त्वरित ही एड्रेस करना होगा, युद्ध गति से या युद्ध तरीके से हमें इसको एड्रेस करना होगा। प्लस अगर कवर की बात करें तो देखिए यहाँ एक जो कवर इमेज है इसकी, इस पूरे कवर की, वो एक पेस्टोरल लैंड की है, यानी कि जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं उनके लिए, उनके जो चरवाहे होते हैं उनके लिए यहाँ एक खुला सा मैदान है। और ये मैदान कच्छ का है, कच्छ का बनी रीजन है, जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात है अपने घास और अपने घास की गुणवत्ता की वजह से। और पिछले काफ़ी सारे दशकों से यह बनी जो पूरा एरिया है इसका डिग्रेडेशन हो रहा था ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशंस, ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज़। तो यहाँ सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, इस जगह को फिर से रिस्टोर करने का प्रयास किया है। यहाँ जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ था उससे फिर से अपग्रेड करने का प्रयास यहाँ भरपूर तरीके से किया गया है। प्लस ऑन द अदर साइड यू कैन सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसिंग ए कॉन्फ्रेंस। देखिए यह जो कॉन्फ्रेंस है, यह जो फोटोग्राफ है, ये 14 जून 2021 का है, यानी कि बहुत ही ताज़ा है, 15 दिन पहले का है, जिस समय यूएन डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन के जो समिट में, उसके वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे संबोधित कर रहे थे। और काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे बिंदु यहाँ मोदी ने हमारे सामने रखे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने, और उसका भी यहाँ हम लोग इस चर्चा में जिक्र कर लेंगे। मगर एक ओवरव्यू लेने के लिए आज हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। लैंड डिग्रेडेशन की समस्या क्या है, आंकड़े क्या है, ठीक है, वो जो समस्या है उसका कद कितना है, कितनी बड़ी समस्या है, वो हम लोग आंकड़ों की मदद से देखेंगे। डिजर्टिफिकेशन की समस्या सही मॉडस ऑपरेंडी से देखेंगे। समस्या का कद देखने के लिए हम उनके आंकड़े देखेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड यू कैन सी द बनी रीजियन। देखिए यह भारत है, भारत का गुजरात राज्य है, और गुजरात राज्य में भी कच्छ का जो ग्रेटर रन है उसके एकदम नीचे, उसके इमीडिएट साउथ में यहाँ बनी रीजियन पड़ रहा है, जो आपको ब्लैक आउटलाइन से आपको दृश्यमान है, जिसके ऊपर मैंने ऑरेंज आउटलाइन करी। दिस इज द बनी रीजन, दिस लाइट ग्रीन पोर्शन, ठीक है, यह बनी रीजन है, बड़ा सा रीजन है, एंड इट इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इन एशिया। ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में भी यह सबसे बड़ा ग्रासलैंड या बड़े ग्रासलैंड में से एक ग्रासलैंड हम लोग इसे कहते हैं। प्लस यहाँ जो ग्रास है, जो यहाँ से ज़मीन में से निकलता है, उसकी गुणवत्ता भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पोषण युक्त ग्रास है। इनफैक्ट नंबर 5 न्यूट्रिशन मोस्ट न्यूट्रिशियस ग्रास में से बन्नी का नंबर आता है। ठीक है, तो इतना अच्छा जो है यह यहाँ इतनी अच्छी गुणवत्ता वाला घास यहाँ उगता है, और इनके ऊपर जो चरवाहे हैं वे अपने मवेशियों को यहाँ जो है खाना खिलाने ले आते हैं। और अपने आप में पूरी एक मालधारी कम्युनिटी है, पूरी मालधारी कम्युनिटी जो इस पूरे लैंड के ऊपर इकोनॉमिक दृष्टि से निर्भर है, इकोनॉमिक डिपेंडेंट है। देखेंगे पूरी चर्चा, भारत का क्या रुख है, विश्व का क्या रुख है, और आज ये समस्या कितनी बड़ी है, इत्यादि चीज़ें हम लोग एक एजेंडे के तहत देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि सिटी में ऐसे मुद्दे आते हैं जो अपने आप में बहुत ही विशाल होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं। तो यहाँ कम समय संसाधनों में उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करना अपने आप में एक इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोग एक व्यू लेते हैं, उसका एक एजेंडा तैयार करते हैं, और उस एजेंडे के तहत उसका विहंगावलोकन यानी कि एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करते हैं। शुरू करेंगे हमारी मुख्य चर्चा। देखिए यहाँ आज का एजेंडा है, 3 मुद्दों में बटा पड़ा है, 3 मुख्य मुद्दे और 2
जो है उप मुद्दे हैं। सबसे प्रथम वाई इन द न्यूज़, समाचार में क्यों है। दूसरा मुद्दा प्रिंसिपल कंटेंट, आज की जो कवर स्टोरी है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ दूसरे चरण में करेंगे, जिसके तहत हमें इश्यूज देखने हैं। व्हाट आर द इश्यूज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर इश्यू ऑफ डेजर्टिफिकेशन। फिर उसके बाद हम लोग एफर्ट्स देखेंगे, क्या भारत काम कर रहा है इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, इस समस्या को जो है सुलझाने के लिए, और क्या वैश्विक स्तर पर काम हो रहा है। और आखिरी में हम लोग वे फॉरवर्ड देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। तो इस एजेंडे के तहत, इस कार्य सूची के तहत आज हमारी चर्चा होने वाली है। ऑन द अदर साइड अगर कवर पेज देखें तो देखिए ऊपर आपको एक बंजर सी जमीन देखने को मिलेगी, जो अपने आप में एक फॉरेस्ट एरिया है। सरकारी कागजों में ये अपना आप में एक फॉरेस्ट एरिया है, मगर आपको देख के लगेगा कि ये ग्रासलैंड कहने के भी लायक नहीं है, बहुत ही बंजर एरिया है। ठीक है, तो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो घने जंगल थे, वहाँ किसी ना किसी कारण से, चाहे वो मानव सृजित हो, चाहे वो कुदरती कारण हो, प्राकृतिक हो, मगर कोई ना कोई कारण से वो लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड की क्वालिटी कम हो रही है। लैंड की क्वालिटी कम होने से जो वहाँ के फॉरेस्ट है उनकी क्वालिटी कम होगी, कैनोपी जो कवर होगा, कैनोपी कवर कम होगा, डेंसिटी जो होगी रूट्स की वो कम होगी। ठीक है, विच विल ऑल रिजल्ट इन डेजर्टिफिकेशन, विच विल ऑल रिजल्ट इन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये हमें नहीं होने देना है, इसको रोकना है। और इसको रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर, जैसे हमें मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र है जो ऐसे मुद्दों के ऊपर काम करती है। संयुक्त राष्ट्र जो काफ़ी सारे देशों का एक प्लेटफॉर्म है, जो अपने आप में ऐसे बड़ी बड़ी समस्याओं को जो एक्चुअली मानव के जो है विरोधी हो या मानव के लिए खतरा हो, ऐसी समस्याओं को यहाँ यूनाइटेड नेशन के द्वारा एड्रेस किया जाता है। इसी के तहत भारत या विश्व के पर्यावरण को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपना यूएनईपी कार्यक्रम शुरू किया था, विच इज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और इसके नीचे काफ़ी सारे सब जो है लेयर्स है। एक है लैंड डिग्रेडेशन के क्षेत्र में काम करता है, एक डेजर्टिफिकेशन के क्षेत्र में काम करता है, एक ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन के क्षेत्र में काम करता है। तो कई सारे जो है ऐसे छोटे छोटे माइनर ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपने आप में यूएनईपी के अंदर काम करते हैं, और यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस के तहत काम करता है। तो देखेंगे एजेंडा इसके तहत ही देखेंगे। सबसे प्रथम वाई न्यूज़ से शुरू करेंगे। देखिए 2 बिंदु है जो हमें यहाँ देखने हैं। सबसे प्रथम तो मैंने आपको जो हिंट दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन हाई लेवल डायलॉग यानी कि जो उच्च स्तरीय बैठक थी उनको संबोधित किया, जो अपने आप में लैंड डिग्रेडेशन वो डेजर्टिफिकेशन के इस मुद्दे को सुलझाने के लिए थी। तो उनको यहाँ नरेंद्र मोदी ने जो है संबोधित किया। प्लस उनके संबोधन में उन्होंने पूरे विश्व को आश्वस्त किया कि भारत जो है वो बहुत ही सच्ची दिशा में जा रहा है, बहुत ही अच्छी गति से जा रहा है, कि 2030 तक भारत जो है वो नेट लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी तक पहुंच जाएगा। डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी यानी कि 2030 तक भारत में लैंड डिग्रेडेशन जो है वो लगभग शून्य हो जाएगा। इस उद्देश्य को पाने के लिए, इस उद्देश्य को जो है अचीव करने के लिए भारत आज बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यरत है, ऐसा यहाँ नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, आश्वासन दिया। प्लस उनके एग्जाम्पल में नरेंद्र मोदी ने बन्नी ग्रास लैंड, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, बन्नी ग्रास लैंड जो कि अपने आप में कच्छ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जो मतलब ग्रास लैंड का है। वहाँ कैनोपी कवर नहीं है, आपको समझना है। फॉरेस्ट एक अलग चीज़ है, ग्रासलैंड्स एक अलग चीज़ है। फॉरेस्ट जो होता है वहाँ कैनोपी डेंसिटी होती है, तो वहीं ग्रासलैंड्स में कैनोपी कवर कम होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया, कहा कि भाई ये जो एक बड़ा पेस्टोरल पैच है, जो एक बड़ा ग्रासलैंड है, वो अपने आप में पिछले कई दशकों से डिग्रेड हो रहा था। तो सरकार ने इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया और कई सारे कदम उठाए, और इन कदमों की वजह से आज लगभग बन्नी ग्रासलैंड जो है वो फिर से रिस्टोर होने की जो है तैयारी कर रहा है, या ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रकार से नरेंद्र मोदी ने सरकार की अचीवमेंट व सरकार का इंटेंशन स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्लस बन्नी ग्रासलैंड जो मैंने आपको बताया, मैंने थोड़ी बेसिक माहिती तो आपको दे दी कि वो एक अपने आप में बड़ा सा पेस्टोरल लैंड है कच्छ के मध्य में, ग्रेट रन ऑफ कच्छ के इमीडिएट साउथ में वो स्थित है। प्लस हाईली न्यूट्रिशनल ग्रास जो है वो वहाँ उगता है, और
उसके साथ ही अगर इसका टोटल एरिया देखें तो लगभग वैसे तो 3200 प्लस स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, मगर अगर कोर बनी रीजन की बात करें, कोर, तो वो है 2600 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, बड़ा लैंड है, बड़ा पैच है। और वहाँ की जो नॉर्मेड ट्राइब है, नॉर्मेड पॉपुलेशन है, जिसे मालधारी कहते हैं, जिनके पास मधेसी हो, जिन्हें मालधारी कहते हैं, उनका ये ड्वेलिंग है, उनका ये घर है। ठीक है, वे यहाँ रहते हैं और 100% आर्थिक दृष्टि से या बिन आर्थिक दृष्टि से इस ग्रासलैंड के ऊपर वे डिपेंडेंट है। और इसका डिग्रेडेशन हो रहा था, तो उनको भी एक प्रकार से जो है उनके ऊपर भी संकट था। मगर यहाँ सरकारी कदमों ने, जैसे हमने जो है मोदी से सुना कि सरकारी कदमों ने इसको फिर से रिस्टोर करने का जो है एक राह है वो खोल दिया है। और इसकी वजह से यहाँ जो रहने वाले लोग थे उनके ऊपर से भी संकट टल गया। तो ये बात रही वाई न्यूज़ की। यहाँ से ये मुद्दा हम लोग जो हमने देखा, यहाँ से ये मुद्दा चर्चा में है। अब आगे देखें तो प्रिंसिपल कंटेंट में सबसे प्रथम हमें इश्यूज देखने हैं। 2 इश्यूज है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, दूसरा है डेजर्टिफिकेशन। सबसे प्रथम शुरू करेंगे लैंड डिग्रेडेशन से। देखिए, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है वो अपने आप में इट्स अ टाइप ऑफ ए लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन इज अम्ब्रेला, समझना है। लैंड डिग्रेडेशन एक अम्ब्रेला है जिनमें सोइल इरोशन, डेजर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें समाहित है। उसका एक प्रकार है यहाँ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जो आज हमारा मुख्य विषय है। देखिए, यहाँ इसकी डेफिनेशन दी गई है, ये इसकी परिभाषा है जो हमें मालूम होनी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जंगलों की जैविक संपत्ति नष्ट हो जाती है। यस, द बायोटिक एलिमेंट ऑफ द फॉरेस्ट गेट डिस्ट्रॉयज, द एक्टिविटी इज कॉल्ड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। क्या होता है, फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कम नहीं होता। 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला फॉरेस्ट है, अगर वहाँ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है तो वो 100 में से 80 नहीं होगा, वो 100 में से 70 नहीं होगा, मगर होगा ये कि जो 100 किलोमीटर का जो एरिया है, जो क्वालिटी होनी चाहिए या जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी आज नहीं रही। वहाँ के वृक्षों में, वहाँ के जो है अब समझ लीजिए कि वहाँ की जो फ्लोरा है उनमें वो क्वालिटी नहीं रहती है, जिसे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कहते हैं। कैनोपी कवर का कम हो जाना, डेंसिटी का कम हो जाना, नंबर ऑफ ट्रीज का कम हो जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें लैंड डिग्रेडेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के साथ संबंध रखती है। जंगल विस्तार में कमी नहीं, ये समझना है, मगर गुणवत्ता में कमी है। कमी अगर कहीं आ रही है तो वो क्वालिटी में आ रही है, नहीं कि इन रिस्पेक्ट टू एरिया। तो ये बात यहाँ में समझनी है। फिर उसके बाद देखें तो दूसरा बिंदु है इश्यू ऑफ डेजर्टिफिकेशन। ये भी एक प्रक्रिया है जिसे हिंदी में मरुस्थलीयकरण कहते हैं, क्योंकि अपने आप में डेजर्ट को हिंदी में मरुस्थल कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें शुष्क भूमि यानी कि ड्राई लैंड का निरंतर नुकसान होता रहता है। यह एक ऐसा फिनोमिना है, यह एक ऐसा भौगोलिक फिनोमिना है कि अपने आप में शुष्क भूमि में ही होगा, ये ड्राई लैंड्स में ही होगा। वेटलैंड्स में डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो एरिड एरियाज है, जो सेमी एरिड एरियाज है, जो सब ह्यूमिड एरियाज है, इन सारे क्षेत्रों के ऊपर डेजर्टिफिकेशन का खतरा है। भारत इनमें एक है, क्योंकि भारत अपने आप में जो है आधे से ज़्यादा, लगभग पौना भारत का जो भूभाग है कि 75% ऑफ इंडियाज लैंड इज एक्चुअली सेमी एरिड और एरिड। ठीक है, तो यहाँ भारत के ऊपर डेजर्टिफिकेशन का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। परिणाम, शुष्क भूमि की जैविक संपत्ति नष्ट हो जाती है। शुष्क भूमि धीरे धीरे जो है उनके जो गुण होते हैं, जो जैविक संपत्ति होती है, जो आर्थिक क्षमता होती है, वो सारी खत्म हो जाती है और शुष्क भूमि बिन उपयोगी रह जाती है। तो इसको भी कम करने के लिए दुनिया भर की सरकार और विश्व एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे देखें तो आज की वर्तमान परिस्थिति देखें, कुछ तथ्यों और कुछ आंकड़ों की मदद से, तो हमें पिक्चर जो है वो और क्लियर रहेगी। हमारे पास 2 कॉलम्स है जिसके तहत हम लोग चीज़ों को समझेंगे। सबसे प्रथम शुरू करेंगे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से, फिर बाद में आएंगे डेजर्टिफिकेशन की तरफ। देखिए, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मानव इतिहास के साथ ही डिग्रेडेशन का जो फिनोमिना है वो शुरू हो गया था। और भारत की दृष्टि में देखें या विश्व की दृष्टि में देखें तो जब से कॉलोनियल एरा शुरू हुआ अंग्रेजों का पूरे विश्व में,
तब से लैंड डिग्रेडेशन की जो गति है वो बहुत ही तेज़ हो गई, अभूतपूर्व हो गई। क्योंकि जहाँ कहीं भी अंग्रेज जाते हैं वे अपनी डेवलपमेंट के लिए वहाँ के जंगल, वहाँ की जो पूरी कैनोपी थी उनको काट देते, उनको नष्ट कर देते, लिटरली वे विनाश कर देते हैं वो जंगल का, और वहाँ अपना एस्टेब्लिशमेंट जो है स्थापित करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। फिर दूसरा लेयर आया 1940s में। 1940s के जो समय के आसपास पूरे विश्व में बहुत ही तेज़ी से लैंड डिग्रेडेशन हुआ, और फिर बाद में तीसरा चरण आया 1990s के आसपास। फिर उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन की कमी जो गति है उसमें हमें एक स्टेडी गिरावट, एक स्टेडी कमी देखने को मिलती है। मगर अंटिल 1990 बहुत ही आक्रामक रूप से लैंड डिग्रेडेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा था पूरे विश्व में। अब देखिए, सिंस 1990 एस्टिमेटेड 420 मिलियन हेक्टर्स लॉस्ट। 1990 से आज दिन तक पूरे विश्व में लगभग 420 मिलियन हेक्टर के जो जंगल थे वे हमने घुमाए हैं, खत्म हो गए हैं। Between 2015 to 2020, rate of deforestation was 10 million हेक्टर पर ईयर। 10 मिलियन हेक्टर पर ईयर, यानी कि ये कम है, अभी भी ये कम है, क्योंकि 1990s के पहले, 1980s के आसपास और या उससे भी पहले यह गति जो थी वो 16 मिलियन हेक्टर्स पर ईयर थी। ठीक है, तो काफ़ी सारी कमी यहाँ में देखने को मिलती है। इन इंडिया फॉरेस्ट डिग्रेडेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेड हेविली बिफोर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। यस, अगर भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में, तो भारत ने अपने देश में फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को बचाने के लिए 1980 से कदम उठाने शुरू किए थे। सबसे पहला कदम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि जो जंगल है उनका रक्षण करने वाला कानून, एक लीगल जो है बाइडिंग, किसी के भी ऊपर जो कोई भी फॉरेस्ट को नुकसान करते हैं उनको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे हमने यह जो डिग्रेडेशन है उसको कम करने की शुरुआत की, सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दी है। फिर उसके बाद देखें तो भारत में आज की परिस्थिति है कि आज भारत में फॉरेस्ट एरिया 64 मिलियन हेक्टर्स का है टोटल। देयर आर टोटल 64 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, मगर ये आंकड़ा बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा होता अगर 1980 के पहले हम इस डिग्रेडेशन की प्रक्रिया को रोक पाते हैं या रोका होता। ठीक है, तो ये परिस्थिति है लैंड डिग्रेडेशन की। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर देखें डेजर्टिफिकेशन की बात करें, तो सबसे प्रथम हमें तो मालूम है डेजर्टिफिकेशन ओनली अफेक्ट्स ड्राईलैंड में ही होता है। तो पूरे विश्व की जो लैंड सरफेस है उसके 40% मात्र और मात्र ड्राईलैंड्स है। 40% ऑफ लैंड एरिया इज ड्राईलैंड, जिनमें करीब पूरे विश्व की 1/3 जो आबादी है वो वहाँ बसती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन और स्लाइटली मोर देन 2 बिलियन पीपल। एवरी ईयर 12 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड इज लॉस्ट। यस, ये वैश्विक आंकड़ा है। प्रतिवर्ष 12 मिलियन हेक्टर जमीन जो है वो डेजर्टिफिकेशन के कारण खत्म हो जाती है। उनके ऊपर कोई आप समझिए कि कोई जो है कृषि नहीं कर सकता, इस बंजर जमीन में कुछ उगाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है तकरीबन प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन्स का। 20 मिलियन टन्स यानी कि 20 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन। प्रतिवर्ष इतनी जमीन जा रही है, कृषि नहीं हो पा रही है, कृषि लायक जमीन नहीं है या वैसी रूपांतरण हो रही है। तो इतनी जमीन के ऊपर करीब तकरीबन 20 मिलियन टन धान जो है वो उगाया जा सकता है, किसी भी प्रकार के ग्रेन, जिनकी कीमत होगी लगभग $42 बिलियन। ठीक है, तो इतना घाटा हमें प्रतिवर्ष झेलना पड़ रहा है इस डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया की वजह से। आगे देखें भारत के संदर्भ में, तो भारत की आज 25% लैंड इज अंडरगोइंग डेजर्टिफिकेशन। टोटल जो भारत का एरिया है समझ लीजिए लेट्स से 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, तो इनका 25% अलोन इज एक्चुअली अंडरगोइंग डेजर्टिफिकेशन। तो ये बहुत ही एक अपने आप में अलार्मिंग आंकड़ा है। ठीक है, और इसका फिनेंशियल इम्प्लीकेशन भारत के ऊपर हो रहा है
करीब करीब 2% हमारे जीडीपी के। हमारी जीडीपी है आज 2.87 लाख करोड़। अब इनके 2% हमें भुगतना पड़ रहा है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के रूप में, जो कि डेजर्टिफिकेशन के द्वारा क्रिएट हो रहा है। तो ये आज करंट परिस्थिति है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वर्ल्ड, ग्लोबल व्यू पॉइंट, एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, अब आगे देखें तो हमारे पास एक भारत का मानचित्र है। देखिए, जो क्रीम है, जहां आपको कोई कलर नहीं दिख रहा है, जो क्रीम कलर है, जो कि इसका बेस कलर है, ये क्रीम कलर अपने आप में दर्शाता है कि देयर इज नो लैंड डिग्रेडेशन या नो डेजर्टिफिकेशन। मगर जहां मल्टी कलर आपको देखने को मिलेगा, मल्टी कलर विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन एज वेल। तो यहाँ अगर आप देखिए तो आपको मध्य भारत, थोड़ा सा उत्तर भारत में आपको लैंड डिग्रेडेशन कम मिलेगा। अन्यथा जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे, पश्चिम के जो है दिशा में जाएंगे, तो आपको डेजर्टिफिकेशन या डिग्रेडेशन में एक, आप कह लीजिए कि अपने आप में एक वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए ये कितना कलरफुल है। यहाँ गुजरात का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया समझ लीजिए, उसके बाद कर्नाटक है, फिर यहाँ ईस्टर्न कोस्ट में भी, उड़ीसा में थोड़ा सा है, मगर झारखंड में बहुत है, फिर उसके बाद यहाँ आंध्र में भी कुछ है। ठीक है, तो दिस इज द करंट सिचुएशन। यहाँ आप देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये जो सारे स्टेट्स है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे स्टेट्स में डिग्रेडेशन की समस्या विकराल बन रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसके ऊपर सरकार को एक अच्छी ठोस नीति लानी चाहिए और यह समस्या का हल करना चाहिए। उसके बाद देखें तो देखिए, अब थोड़े इम्प्लीकेशंस देखने हैं। यहाँ कुछ आंकड़े हैं, मैंने आपके सामने रखे हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें उपयोगी हो सकते हैं, साथ ही में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए सामान्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वी विल बी गोइंग थ्रू इट वेरी क्विकली। देख लेते हैं वैल्यू ऑफ ड्राईलैंड्स फॉर लाइवलीहुड। देखिए ड्राईलैंड्स जो है उसकी क्या कीमत है वो यहाँ नापी गई है। ओवर 2 बिलियन पीपल लिव इन द वर्ल्ड्स डेजर्ट एंड ड्राईलैंड, जिसका जिक्र हमने किया। 46% ऑफ ग्लोबल कार्बन इज स्टोर्ड इन ड्राईलैंड। 46% ऑफ ग्लोबल कार्बन। ठीक है, अगर ये कार्बन एक साथ बाहर आ जाए, वातावरण में आ जाए, तो मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो त्वरित ही वास्तविकता बन जाएगा। क्योंकि इतने सारी क्वांटिटी का कार्बन जो है वो एक साथ वातावरण में आ जाए तो 100% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म होगा, उसकी जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से वातावरण में गर्मी आएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा है। ड्राईलैंड्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिग्रेड, डेजर्टिफाई होने से बचाना है, तब जाके ये अपना कार्बन स्टोर कर पाएंगे। फिर उसके बाद 44% ऑफ ऑल कल्टिवेटेड सिस्टम्स इज इन ड्राईलैंड। जो हमारा कल्टीवेशन होता है उनमें से 44% अकेले कल्टीवेशन ड्राईलैंड्स के एरिया में किया जाता है। तो ये इसकी एक दृष्टि से आर्थिक महत्व होता है। फिर उसके बाद देखें तो 30% ऑफ ऑल कल्टिवेटेड प्लांट्स केम फ्रॉम ड्राईलैंड। यस, जो आज जिन पाक या जिन फसल को हम लोग उगाते हैं वो उनमें से 30% ड्राईलैंड से ही आए हैं। तो ये इसकी महत्व होता है। इंप्रूवमेंट्स की अगर बात करें तो 16% ऑफ डिग्रेडेड लैंड वाज इम्प्रूव्ड इन 1981 टू 2003। इतने वर्षों की हमने एफर्ट ली, तब जाके 16% ही डिग्रेडेड लैंड को हम लोग रिस्टोर कर पाए, उनको सुधर पाए। उसके बाद 43% वाज इन रेंज लैंड एंड 18% वाज क्रॉप लैंड। रेंज यानी कि फॉरेस्ट और क्रॉप यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसे हम लोग कह सकते हैं। फिर इम्पैक्ट देखें डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन का, तो 24% ऑफ लैंड ग्लोबली इज डिग्रेडिंग। भारत के 25% है, विश्व के 24% है। 167 कंट्रीज अफेक्टेड बाय डेजर्टिफिकेशन। यस, डेजर्टिफिकेशन लगभग पूरे विश्व के सभी खंडों में होता है, मात्र एंटार्क्टिका को छोड़ के। उसके बाद 28 to 27 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट एवरी ईयर। यस, दिस इज द mass of soil which we are losing every year, 28 to 27 billion tons. फिर उसके बाद 12 million hectares of land and area the size of Benin are lost every year. जो हमने जिक्र किया 12 million hectares, जिनमें तकरीबन 20 मिलियन टन जो धान है वो उगाया जा सकता है, और जिनकी कीमत लगभग 42 या 45 बिलियन US डॉलर
नापी जा सकती है या नापी गई है। तो यह चीज़ों से हमें मालूम पड़ेगा कि इनका इम्प्लीकेशन जो है वो हमारे ऊपर कितना है और कितना अहम है। जो लैंड आज बिगड़ रहा है उसको सुधारना, जो डेजर्टिफिकेशन आज आगे बढ़ रहा है उसे रोकना। अब यहाँ कुछ ड्राइवर्स है, यानी कि कारक कह सकते हैं या कारण कह सकते हैं कि किन कारणों की वजह से लैंड डिग्रेड होता है, डिजर्टिफाई होता है, और इसका सॉल्यूशंस क्या क्या है, यानी कि एक प्रकार से वे फॉरवर्ड की बात है। देखेंगे, there is no direct cause and effect in the process of land degradation in the dry land. The drivers of desertification interact in complex way. They change over time and vary by location. Yes, इनके जो ड्राइवर्स है इनका स्वभाव विचित्र है, स्टीरियोटाइप नहीं है। टोपोग्राफी की जो है टोपोग्राफी के आधार पर ये चेंज होते रहते हैं और इनकी इफेक्ट जो है, इनका प्रभाव वो भी चेंज होते रहता है। डायरेक्ट ड्राइवर्स आर क्लाइमेटिक, especially low soil moisture, rainfall patterns and evaporation. Yes, because जहाँ जो ड्राई लैंड है, शुष्क भूमि है, वो ड्राई लैंड बनी ही इसलिए है क्योंकि वहाँ स्नोफॉल जो रेनफॉल है बहुत ही कम है, बहुत ही कम रेनफॉल पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी है उसमें नमी नहीं है। नमी नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से ट्रैवल करेगी। हवा का तेज झोंका आएगा तो यहाँ से जो रेत है वो रेत उड़कर जो दूसरी जगह चली जाएगी, which is actually triggering desertification, which actually results in desertification. Indirect drivers are mostly human derived. They include poverty, technology used, global local market trend, socio-political dynamics. Poverty is both a cause and a consequence of land degradation. Yes, poverty से land degrade भी होगा और अपने आप में ये एक कारण भी है कि land degradation होने से poverty का जन्म हुआ। दोनों तरफ से हम लोग पॉवर्टी को गिन सकते हैं। इसका सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे प्रथम हमें सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट अप्रोच को दाखिल करना होगा। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि एक ही बार ये भूमि काम आएगी, मगर हमारी अगली पीढ़ियों को भी ये भूमि जो है ऐसे ही काम आए, ऐसे ही न्यूट्रिएंट रिच बनी रहे, ऐसे ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ के साथ बनी रहे, वो अप्रोच हमें दाखिल करना होगा जिसे सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कहते हैं। संक्षिप्त में इसे SLM कहते हैं। To combat desertification and to recover and rehabilitate land, soil, water and vegetation. Sustainable land management refers to the multifunctional use of land and it's contrasted to monofunctional land uses. Yes, it should be functional या multi objective। मात्र कृषि के लिए ही नहीं मगर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम लोग ऐसी भूमि का उपयोग कर सकते हैं, तो वो यहाँ अप्रोच इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्लस ऐसा इम्प्लीमेंट जो मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल, यानी कि हम लोग अपनी अगली पीढ़ी को या पीढ़ी को जिस तरह हमने पाया है उसी तरह हैंडओवर कर सके। जिस तरह हमने हमारी अगली पीढ़ी से पाया है उसी तरह हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी को हम लोग हैंडओवर करें, उसे ही सस्टेनेबल अप्रोच कहते हैं। तो यहाँ वो दाखिल करना ज़रूरी है। द एप्लीकेशन ऑफ SLM हैज़ बीन शोन टू इंक्रीज द यील्ड बाई बिटवीन 30 to 170%। अगर इस प्रकार का अप्रोच हमने दाखिल किया तो मुझे लगता है कि यहाँ यील्ड जो फसल आएगी उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा, कृषक को इजाफा होगा, क्लाइमेट रिसाइलेंट होगा और इसका आप समझ लीजिए कि इसका जो फ़ायदा है वो पूरी मानवता को यहाँ मिलने पात्र है। तो यही सारी बात थी जो आज हमने देखी कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के इस बहुत अच्छे और जो है बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज सेशन में। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेशन में अगले एक विषय के साथ, अगले एक अभ्यास व अध्ययन के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट UPSC। जय हिंद।